हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी दुनिया की आपको ऐसी खबरें बताऊंगा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 2 दिन बाद पता चलेंगी। डियागो गार्सिया एक आइलैंड है। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में क्या कर रहा है। ये आइलैंड यमन से 3500 किलोमीटर्स है और ईरान से 4000 स्क्वायर फीट है। मैं आपको बताऊंगा वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड जंगों की फैक्ट्री, जंगी सामान बनाने की फैक्ट्री का वीडियो रिलीज़ किया है और ईरानी प्रेसिडेंट ने अमेरिका से कह दिया ट्रंप से जो करना है करो। जबकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आ जाओ टेबल पे बात करते हैं, 2 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा कर लो जो करना है। उस पर हम बात करेंगे कि वो हो क्या रहा है। टर्की में आज छठा दिन है कि लोग सड़कों पर निकले हुए और 20 साल से उर्दगान साहब हुक्मरान है टर्की के, तो लगता है उनका दौर अब ख़त्म होने वाला है। इसराइल जो है, इसराइल इज़ ऑन द लूज। वो गाज़ा में अभी तक लोगों को शहीद कर रहा है। कल रात 38 लोग शहीद कर दिए, उसमें छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं। वो सीरिया में भी जाके लोगों को शहीद कर रहा है, कोई इसराइल का हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई सीज फायर, कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई टेस्टिमनी करने से इनकार कर दिया और अब क्या होने वाला है पाकिस्तान में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पे हमेशा 23 मार्च को तमगे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ मेडल दिए जा रहे हैं। आजकल कोरोनेशन बांटे जा रहे हैं जैसे नियाज की मिठाई बंटती है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी तमगे दिए गए। किसी इंटेलेक्चुअल को नहीं दिया गया, किसी साइंटिस्ट, किसी इकोनॉमिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी पढ़े लिखे लोगों को तमगे नहीं मिले। और जिनको मिले मैं आपको बताऊंगा क्यों मिले उनको, इस पर हम बात करेंगे। और फिर अगर वक्त बचा तो हम बात करेंगे कि हमारे कनाडा में जो बैलेट बॉक्स है उस पर कौन से क्वेश्चन पे कैनेडियन एग्री कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, और इलेक्शन रिजल्ट क्या होने वाला है 28 अप्रैल को, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन 5000 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी लास्ट पोस्ट देखी। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि 5000 लोगों ने देखी। इससे पहले किसी मेरी पोस्ट पे 5000 व्यूअर्स नहीं आए थे और ना मुझे किसी पाकिस्तानी कैनेडियन का पता है कि जिसकी पोस्ट पे 5000 लोग व्यू करें। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक सरदार जी ने पानी में कूद के बच्चे को बचा लिया था। तो जब वो वापस बच्चे को बचा के कुश्ती पे आए, अपने शिप पे आए, तो उन लोगों ने मुबारकबाद दी कि भाई आपने बच्चे को बचा लिया। तो सरदार जी ने कहा भाई मुझे धक्का किसने दिया था? तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या कहा था कि 5000 लोगों ने मेरी लास्ट पोस्ट देखी, ताकि मैं जानना चाहता हूँ, फिर हमेशा वही कहूँ, मैं चाहता हूँ 5000 लोग देखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की, हमारे मुल्क की। तो कनाडा में इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन 28 अप्रैल को है। हर कैंडिडेट ज़ोर और शोर से तैयारी पे लगा हुआ है। और देखिए हुआ ये था कि जस्टिन ट्रूडो के आखिरी वीक में किसी रेडियो प्रोग्राम, किसी टीवी प्रोग्राम को आप सुनते और देखते कनाडा में, तो वो हमारे पियर पोलियर साहब को, जो कंजर्वेटिव लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कर रहे थे। और मुझे भी यकीन था कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, इसलिए कि जब तक लीडरशिप रेस का डिसाइड नहीं हुआ था कुछ नहीं कहा जा सकता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने हमेशा से कार्नी साहब को सपोर्ट किया था और मुझे यकीन था कि अगर मार्क कार्नी साहब हमारे लिबरल लीडर बन जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो थिंग्स विल चेंज। 400,000 लिबरल्स रजिस्टर्ड थे जिन्होंने उनको अपना लीडर चुना, 400,000। लेकिन हमारे मुल्क में 35 मिलियन लोग रहते हैं, कनाडा में 35 मिलियन लोगों को डिसाइड करना था कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। बहरहाल वो लिबरल लीडर बने और प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब कार्नी साहब जो है, उन्होंने कभी किसी पब्लिक ऑफिस के लिए कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो जाहिर है उनके जो राइवल्स कैंडिडेट थे वो ये कह रहे थे कि कार्नी साहब को तो पॉलिटिक्स आती नहीं है, उन्होंने तो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और वो तो गवर्नर थे कनाडा के बैंक के और बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो उनके जो राइवल थे कैंडिडेट, वो कहने लगे भाई आप इन्हें क्यों इलेक्ट करेंगे। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि कार्नी साहब का प्रूवन रिकॉर्ड है 2008 2009 में। और उन्होंने जब बैंक के गवर्नर थे वो, तो उन्होंने किस तरीके के कैनेडियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया था, लोग भूले थोड़ी है। लोग तो ये देखते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने पहले क्या किया जिसके बेसिस पे आपको हम बनाया जाए। दूसरी बात देखिए कि इतना स्मार्ट आदमी है, मैं तो कहूँगा भाई जादूगर है कार्नी, कि उसने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले यूरोप का दौरा किया, फ्रेंड्स बनाने के लिए, ट्रेडिंग पार्टनर बनाने के लिए। कार्नी साहब जो है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ गवर्नर इज़ फाइन, वो बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस भी है, सब जानते हैं।
तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा को चलाना चाहते हैं जैसे ट्रम्प चला रहा है। जस्टिन ट्रूडो साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान थे, पर्सनली आई लाइक हिम एज अ जेंटलमैन, लेकिन वो ड्रामा टीचर थे। बाप का नाम कैश करके प्राइम मिनिस्टर बन गए, हुकूमत उन्होंने जैसे तैसे कर ली, टीम भी ठीक ठाक थी। बहरहाल 9 साल हुकूमत करना आसान नहीं है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कनाडा को नहीं चलाया, और जो आज कनाडा की हालत है वो इसीलिए है। तो अब कार्नी साहब के आने से, और होपफुली अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और मेजॉरिटी भी आ जाती है लिबरल गवर्नमेंट की, तो आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स विल रैपिडली टर्न अराउंड। अब अगर आप बैलेट बॉक्स को देखें तो वहाँ कैनेडियंस डिवाइडेड है। बैलेट बॉक्स पे ये हो रहा है कि कौन सी इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम कैनेडियन नहीं समझता बहुत सारी चीज़ों को, बल्कि आम शहरी नहीं समझता। अब वो टैरिफ का रट लगाया हुआ है, वो ट्रम्प की टैरिफ आ गई तबाही आ जाएगी कनाडा में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेशक टैरिफ बड़ी चीज़ है और हिट हार्ड करेगी, लेकिन आप ये देखें कि ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ लगा दी, कनाडा ने रिटेलिएट किया, कनाडा ने भी लगा दी 25%। चाइना पे उन्होंने किया, चाइना ने रिटेलिएट किया, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने इतना सख्त खत लिखा। अब हर चीज़ जो है ना वो अभी होल्ड पे है। होल्ड मीनिंग टैरिफ तो आनी है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ट्रम्प साहब ये देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बैलेट बॉक्स पे कैनेडियन इलेक्शन में ये कैनेडियंस डिवाइडेड है कि कौन सी इशू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्शन में। टैरिफ इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कैनेडियंस डिवाइडेड है और उसी बेसिस पे वो वोट देंगे। अब जो 44% पॉपुलरिटी लिबरल पार्टी की हो गई है कार्नी साहब की लीडरशिप में, उसकी वाहिद वजह यह है कि लिबरल पार्टी से पीपल आर नॉट इन लव विद लिबरल पार्टी, बट पीपल डेफिनेटली लाइक कार्नी, दे वांट टू सी कार्नी एज द प्राइम मिनिस्टर, ताकि कार्नी साहब जो है इम्प्लीमेंट करें। अभी तो उन्होंने कार्बन टैक्स कैंसिल किया, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि 4-5 दिन के बाद अप्रैल 1 को गैस प्राइजेज में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, 17-18 सेंट का फ़र्क पड़ेगा, और इसका और भी इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात है, कार्नी साहब कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के टैक्स में ब्रेक देंगे, या उनकी जो डिफरेंट पार्टीज है कि भाई बेसिकली वो ये कह रहे हैं लेट्स मेक कैनेडा गुड अगेन। बेसिकली मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मेरा ओपिनियन ये कि उनका इलेक्शन प्लेटफॉर्म। पियर पॉलियर जो है वो शुरू से कहते हैं कि आई एम द मैन इज गोना कट द टैक्स, बिल्ड हाउसेज एंड ऑल दैट। अब उनका चूरन पुराना हो गया। देखिए, ये लीडर ये नहीं समझते कि कैनेडियन हाउसिंग मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने से सही नहीं होगी। मैं 43 ईयर से यही बिजनेस करता हूँ, और ना सिर्फ मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, बल्कि मेरी फाइनेंशियल सेंटर ऑफ कनाडा मेरी कंपनी थी मॉर्गेज की। मुझे अंदाज़ा है कि इंटरेस्ट रेट कितना इंपॉर्टेंट है और क्या होना चाहिए। अभी जो 25 बेसिस पॉइंट कम किया था बैंक ऑफ कनाडा में, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अगर टैरिफ नहीं आती ट्रम्प की तो बैंक ऑफ कनाडा रेट कट नहीं करता। मैंने ये बात पब्लिकली भी कही थी सोशल मीडिया पे कि रेट हो सकता है कट नहीं हो। उसकी वजह ये है कि अभी बैंक ऑफ कनाडा चाहता था कि रोक के रखे, रेट कम नहीं करे, लेकिन टैरिफ आने से उनको करना पड़ा। कार्नी साहब अगर आके इस पर तवज्जो देते हैं, और यकीनन देंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर 1 फुल परसेंटेज पॉइंट कम होता है तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। चलिए, हम कनाडा की बात अगले व्लॉग में करेंगे, टाइम इज़ रनिंग आउट। थोड़ी सी बात हम ये करते हैं, जो एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वो 4000 किलोमीटर्स अवे है ईरान से, और 3500 अवे है यमन से। अमेरिका और यूके दोनों उसको जॉइंटली वहाँ अपना बेस बना हुआ है उनका। अमेरिका अपने B-52 ले गया उधर, और यमन पे बमबारी वहाँ से जाके करता है, वहाँ से उड़ते हैं वो। और ये जो प्लेन अमेरिका यूज़ कर रहा है, ये ऐसे डिडक्ट नहीं होते जल्दी। और बेचारे यमनी हूसी जो है, जिसके खिलाफ ट्रम्प साहब बार बार बातें कर रहे हैं, उनके पास रिटेलिएट करने के लिए इतनी दूर आने का कोई इक्विपमेंट नहीं, उनका कोई मिसाइल इतनी दूर नहीं आएगा। और ईरान का भी 4000 किलोमीटर दूर आके डिएगो गार्सिया पे अमेरिकन जो वहाँ जमा हो रहे हैं प्लेन और वॉरहेड्स, उसको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। जबकि ईरान ने ट्रम्प साहब की जो धमकी थी कि 2 महीने के अंदर टेबल पे आ जाओ और बात करो, उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद साहब ने कह दिया, उनका नाम भी मसूद है, उन्होंने कह दिया जो करना है करो। और बल्कि उन्होंने 80 सेकंड्स की वीडियो रिलीज़ की है अंडरग्राउंड फैक्ट्री की, जिसमें सारे मिसाइल वगैरह बन रहे हैं ईरान के। और उसमें मज़े की बात यह है कि फ्लोर पे, मज़े की क्या मतलब है, हकीकत है कि उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर इसराइल का झंडा है, जिस पर वो चल के जाते हैं जर्नल, जो अभी वीडियो में भी दिखाया उन्होंने। अगर इसराइल की बात करें, देखिए इसराइल सीज़ फायर की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। उसने कल भी गाज़ा पे बमबारी की, 38 लोग शहीद कर दिए, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसने जाके शाम में बमबारी की, 6 वहाँ शहीद कर दिए। कोई इसराइल से पूछने वाला नहीं है कि ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो भाई, निहत्ते लोगों पे तुम जुल्म करो। कोई है मुस्लिम ममालिक? इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं,
ऐसे इतने पैसे उनके पास, मालदार हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और अगर हम कनाडा की बात करें तो हम बात करते हैं ना मुस्लिम, हमारे 10 मुस्लिम एमपी जो हैं बैठते हैं ऑटो में। आपने सुना कभी किसी ने फ़िलिस्तीन की बात की हो या उन मजलूमों के लिए बात की हो? बड़े अफसोस की बात है। टर्की में 6 दिन से मुजाहरे हो रहे हैं उर्दगान साहब के खिलाफ। लगता है उनका 20 साल का दौर ख़त्म होने वाला है। इतना पावरफुल वो लीडर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि टर्की ने तय कर लिया है कि लीडर कोई नया लाना है। क्विकली पाकिस्तान की बात करें तो फैज़ हमीद साहब ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो किसी किस्म का कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे। ये बड़ी जुर्रत की बात है। और लोग समझते वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादा माफ गवा हो जाएंगे। कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसा, विच इज़ अ गुड न्यूज़। इमरान खान साहब बेचारे अभी तक कैद में हैं, उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है ये सब जानते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की। अब पाकिस्तान की आखिरी बात यह है कि वहाँ तमगे बटे, मेडल्स, जैसे यहाँ कोरोनेशन के आपने देखा ना, मेडल नियाज की तरह बांटे जा रहे हैं। 500,000 मेडल दुनिया भर में कोरोनेशन के बटे। यहाँ भी अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे, खूब बांटे जा रहे हैं मेडल, घरों पे जाके डिलीवर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो मेडल दिए गए, अफसोस की बात कि किसी इंटेलेक्चुअल को मेडल नहीं दिया गया। कोई साइंटिस्ट, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई डॉक्टर, कोई इकोनॉमिस्ट, किसी को नहीं दिया गया। उन चमचों को दिए गए हैं जो झूठी खबरें जर्नलिस्ट फैलाते, या वो हर उस शख्स को जिसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी झूठी गवाही दी थी या झूठा काम किया था, उनको तमगा दिया। अफसोस की बात है। आसिम मुनीर साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब वो हाफिज़ साहब बन गए। मोस्ट हेटेड मैन आसिम मुनीर, उसने नमाज जनाजा पढ़ाई कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। अरे भाई, आप हाफिज़ कुरान है तो आप और भी तो देखें आप क्या जुल्म कर रहे हैं। इसका भी तो आपको अल्लाह के हिसाब देना है। अगले वीलॉग तक के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।